नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 7वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का वर्ग 2 में जो सामाजिक विज्ञान का विषय है ना, सबसे पहले हम लोग ना उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं ना 2024 से लेकर कि 2012 तक की ना, तो सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद में आप लोगों को ना थ्योरी प्लस एमसीक्यू का आप लोगों का ये जो सीरीज़ वाला जो क्लास है ना उसे कंटिन्यू लाऊंगा। और ये मेरा पर्सनल जिम्मेदारी रहेगा कि ना आप लोगों का ना एग्ज़ाम से पहले जो आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान का विषय उसमें जितना भी टॉपिक है सारे टॉपिक का थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास ला करके ख़त्म करूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना मेरे आंसर देने से पहले ना खुद आंसर देने की कोशिश करना है। आप लोगों को इसी में प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, और उसके बाद ना मैं अगर कुछ कुछ नोट करने के लिए बोलूँगा ना उसे आप लोगों को नोट भी करना है, ताकि आप लोगों को एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन करते बन जाए इसके वजह से। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 91 को ध्यान से पढ़िए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसके लिए बनाया गया है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, ऑप्शन बी दिव्यांग बच्चों के लिए, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए, या ऑप्शन डी अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 91 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसके लिए बनाया गया है? तो ये जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है ना 2009 का ना, वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए बनाया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ना सभी जो बच्चे ना 6 से 14 वर्ष के लिए ना, तो वो सारे बच्चे को ना अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। और केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी होगा, और राज्य स्तर पर राज्य सरकारी का ना जिम्मेदार होगा राज्य सरकार का, कि वो ना 6 से 14 वर्ष के तमाम बच्चों को ना अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 92 को ध्यान से पढ़िए। भारत में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा नहीं होती है? ऑप्शन ए पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन बी मूसलाधार वर्षा, ऑप्शन सी संवहनिक वर्षा, या ऑप्शन डी चक्रवाती वर्षा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी संवहनिक वर्षा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा नहीं होती है? तो भारत में ना ये जो ऑप्शन नंबर सी संवहनिक जो प्रकार की वर्षा है ना वो नहीं होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ना भारत में ना पर्वतीय वर्षा होता है, मूसलाधार वर्षा होता है और चक्रवाती वर्षा भी होता है। केवल संवहनिक जो वर्षा है ना वो नहीं होता है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और संवहनिक जो वर्षा होता है ना वो पृथ्वी की सतह के ना गर्म होने से ना शुरू होता है, जिससे ना हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, और यह ना गर्म हवा को ऊपर उठाकर बाद में फिर धीरे धीरे करके ना संघनन की प्रक्रिया से बादल बनती है। तो ये जो परिणाम स्वरूप इसका जो होता है ना वो संवहनिक प्रकार का जो वर्षा है वो होता है। ठीक है, तो ये जो संवहनिक प्रकार का जो वर्षा है ना वो भारत में नहीं होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 93 को ध्यान से पढ़िए। प्राचीन काल में भारत के बिहारी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन ए सैन्य अभियान, ऑप्शन बी व्यापारिक संबंध, ऑप्शन सी नौ जहाज रानी अभियान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 93 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक संबंध करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राचीन काल में भारत के बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंध प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो प्राचीन काल में ना भारत का ना जो बाहरी विश्व के साथ जो सांस्कृतिक संबंध है, मतलब जो भारत था ना प्राचीन काल में ना, तो बाहर से क्या करते थे भारत जो है वो व्यापारिक संबंध पहले से भी था ना जी। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हम लोग जानते हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी क्या करते थे, अपने देश से मतलब दूसरे देश मतलब इंडिया से बाहर भी वो लोग व्यापार के लिए जाते थे, है ना। तो ठीक उसी में ये भी कहा है कि प्राचीन काल में भारत से बाहरी विश्व के साथ ना सांस्कृतिक जो हम लोग का संबंध है वो कैसा था, तो व्यापारिक संबंध ही ना हो जाएगा जी। हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 93 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 94 को ध्यान से पढ़िए। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्न को क्रम से रखिए। मतलब ना आप लोगों को ए से लेकर के ई तक की आप लोगों को कुछ कूट में दिया है, उसे आप लोगों को ना क्रम वाइज जमाना है। ए को पढ़िए विचार की स्वतंत्रता, बी विश्वास की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी उपासना की स्वतंत्रता, ई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 94 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्न को क्रम से रखिए। मतलब आप लोगों को ए से लेकर के ई तक की जो थ्योरी दिया ना उसे क्रम वाइज आप लोगों को जमाना था। और कैसे जमाना था? तो अगर आप लोगों ने कभी ना संविधान की प्रस्तावना को पढ़े होंगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग देखोगे ना तो उसमें बोला गया है हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य करके ना पूरे के पूरे एक लाइन दिया है। और उसे ना भारतीय संविधान की ना आत्मा कहा जाता है। जो प्रस्तावना है वो है ना। तो आप लोगों को सबसे पहला क्या आएगा? तो सबसे पहला ना जो ए लिखा है ना विचारों की स्वतंत्रता, ये पहला हो जाएगा। क्या? तो विचारों की स्वतंत्रता जो है ना वो पहला हो जाएगा। दूसरा में जो आएगा ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो है ना वो दूसरा हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा जो होगा ना वो विश्वास की स्वतंत्रता तीसरा में आ जाएगा। और उसके अलावा चौथा जो होगा ना वो धर्म की स्वतंत्रता जो है ना वो चौथा में आ जाएगा। और पांचवा में जो होगा ना वो उपासना की स्वतंत्रता हो जाएगा। क्या? तो पांचवा में उपासना की स्वतंत्रता हो जाएगा। तो आप लोगों को ना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इनको जमाना था। और चाहो ना तो आप लोग ना इसे नोट करके रख लीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन होता है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप से होता है। ठीक है, ऐसे ही अभी कूट में ज़्यादा पूछा जा रहा है इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अदरवाइज ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरा PDF डाल दूंगा ना, तो दोबारा आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 94 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 95 को ध्यान से पढ़िए। इस राज्य में गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय किस हेतु दान एकत्र किया था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग सहायता फंड, ऑप्शन बी कांग्रेस कोष, ऑप्शन सी तिलक स्वराज फंड या ऑप्शन डी हिंद स्वराज कोष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 95 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी तिलक स्वराज फंड करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इस राज्य में गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय किस हेतु दान एकत्र किया था? तो आप लोगों को ये बता दूं ना गांधी जी का सबसे पहला जो छत्तीसगढ़ में आगमन था ना वो 20 दिसंबर, कब? तो 20 दिसंबर 1920 को ना गांधी जी सबसे पहले छत्तीसगढ़ आया था। और किस लिए आया था ये आप लोगों को बताऊँ ना, तो कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए ना सबसे पहले 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी ना छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और उसके अलावा ना ये जो तिलक स्वराज फंड क्या है इसके बारे में बताऊँ ना, तो तिलक स्वराज जो फंड है ना इसका जो उपयोग है ना वो भारत की आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में ना इसका प्रयोग किया जाना था। ये जो फंड है उसका। और ये जो गांधी जी है ना जो 20 दिसंबर 1920 को आया था ना, तो इसे बुलाने का श्रेय किसे जाता है ना, तो इनको ना आमंत्रित करने का जो श्रेय है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा को माना जाता है। ठीक है, मतलब यह है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ना कलकत्ता जाकर ना छत्तीसगढ़ में ना जो गांधी जी है उसको आने के लिए आमंत्रित किया था। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 95 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी तिलक स्वराज फंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 96 को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक विज्ञान में प्रयोजना कार्य क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए प्रयोजना कार्य जल्दी पूर्ण होता है, ऑप्शन बी अध्यापक व बच्चों का समय बचता है, ऑप्शन सी राज्य स्तर पर आयोजित प्रदर्शनी में भेजने हेतु, या ऑप्शन डी बच्चों के रचनात्मक कौशल का विकास होता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 96 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के रचनात्मक कौशल का विकास होता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामाजिक विज्ञान में प्रयोजना कार्य क्यों किए जाते हैं? तो सामाजिक विज्ञान में अगर प्रयोजना कार्य जो है वो किया जाता है ना तो वो बच्चों के ना जो रचनात्मक कौशल है उसकी जो क्रिएटिविटी है उसका विकास करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 96 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 97 को ध्यान से पढ़िए। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए अकबर उदय सिंह, ऑप्शन बी अकबर राणा प्रताप, ऑप्शन सी मान सिंह उदय सिंह या ऑप्शन डी मान सिंह राणा प्रताप। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 97 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी मानसी और राणा प्रताप करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 1776 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? तो 1776 में जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था ना वो मानसी और राणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर मैं आप लोगों को स्पेसिफिक डेट के बारे में बताऊँ ना तो 18 जून कब? तो 18 जून 1776 को ना हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें ना एक तरफ ना राणा प्रताप था, मतलब आप लोगों को पता होगा ना राणा प्रताप के बारे में, और दूसरे तरफ ना अकबर की ना जो सेना था ना उसके बीच लड़ा गया था, और उसका सेना का जो प्रमुख नेतृत्व कर रहा था ना वो मान सिंह कर रहा था। कौन? तो राजा मान सिंह ना अकबर की तरफ से ना सेना का नेतृत्व कर रहा था, और हल्दी घाटी का जो युद्ध है ना वो लड़ा गया था 1776 को, ये आप लोगों को याद रखना है। और इन दोनों के बीच जो ना विजय हुआ ना वो राणा प्रताप हुआ था। कौन? तो दोनों के बीच जो युद्ध हुआ हल्दी घाटी का ना उसमें राणा प्रताप जो थे ना वो विजयी हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा ना ये जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया ना वो किस स्थान पर लड़ा गया ये बताऊँ ना, तो राजस्थान के हल्दी घाटी दर्रे पर लड़ा गया। कहाँ? तो राजस्थान के हल्दी घाटी दर्रे पर लड़ा गया ना, जिसके वजह से ये हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 97 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। जितना भी मैंने आप लोगों को जो एक्स्ट्रा डाटा बताया ना सारी चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 98 को ध्यान से पढ़िए। सही क्या है? मतलब आप लोगों को ना ए से लेकर के डी तक के थ्योरी चार दिया है, इन चारों को पढ़ना है और बताना है इनमें कौन सा सही और कौन सा गलत है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ए को पढ़िए। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। बी को पढ़िए। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। सी को पढ़िए। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ग्रहण कर सकता है। डी को पढ़िए। भारत का एक नागरिक जो राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ऑप्शन ए एक और डी, ऑप्शन बी बी और सी, ऑप्शन सी ए और सी, या ऑप्शन डी बी और डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 98 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सही क्या है बोला ना, और इसमें जो सही है ना वो सबसे पहला बी ऑप्शन होगा, और सी वाला जो है ना दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो बी को पढ़ो। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सी को पढ़ो। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ग्रहण कर सकता है। तो ये केवल बी और सी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 98 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 99 को ध्यान से पढ़िए। किस वर्ष तमिलनाडु तट को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2008, या ऑप्शन डी 2009। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 99 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 2004 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस वर्ष तमिलनाडु के तट को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो तमिलनाडु का जो तट था ना उसे सुनामी ने प्रभावित किया था वो 2004 में किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ ना तो इंडोनेशिया में ना सबसे पहला ना 2004 में भूकंप आया था सुमात्रा में इंडोनेशिया के, और वो जो भूकंप था ना उसके कारण ना भारत के जो तमिलनाडु जो राज्य है ना वहाँ पर भी सुनामी का प्रभाव उसमें देखने को मिला था 2004 में। सबसे ज़्यादा जो भारत में ना तमिलनाडु का जो तट है ना वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 99 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए 2004 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 100 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उनके युद्ध सुमेलित नहीं है। मतलब आप लोगों को एक तरफ से ना कंपनी के जनरल गवर्नर का नाम दिया और दूसरे तरफ ना उसका युद्ध है, तो उसमें जो सुमेलित नहीं है, जो करेक्ट नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग रोहिला युद्ध, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली तृतीय मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय मराठा युद्ध, या ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम सिख युद्ध। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 100 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेजली तृतीय मैसूर युद्ध करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है बोला है ना, मतलब गलत है बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना लॉर्ड वेलेजली तृतीय मैसूर युद्ध गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, तो तृतीय मैसूर युद्ध जो है ना वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ना टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। किसका, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ना जो टीपू सुल्तान है ना उसके बीच ना तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। और लॉर्ड वेलेजली जो है ना वो कंपनी के गवर्नर नहीं थे उस वक्त। ठीक है, तो उस वक्त कंपनी का जो गवर्नर जनरल था ना वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ना, ये जो मैसूर युद्ध हुआ था ना तृतीय मैसूर युद्ध, उस वक्त जनरल गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो प्रश्न है ना ऑप्शन जो है ना वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 100 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 101 को ध्यान से पढ़िए। राजनांदगांव में 1939 के जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए सत्याग्रही के नाम हैं। ऑप्शन ए श्यामलाल सोम, ऑप्शन बी रामाधीन, ऑप्शन सी दीनानाथ, या ऑप्शन डी प्यारेलाल सिंह। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 101 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी रामाधीन करेक्ट हो जाएगा। कैसे, राजनांदगांव में 1939 के जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए सत्याग्रही के नाम थे। तो 1939 में जो राजनांदगांव में ना जंगल सत्याग्रह हुआ था ना उसमें जो शहीद हुआ था वो रामाधीन जो है ना वो शहीद हुआ था। और ये जो है ना वो 27 वर्ष के थे, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा जंगल सत्याग्रह के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ना, तो जंगल सत्याग्रह जो है ना वो 1939 में हुआ था, जिसमें ना कांग्रेस के जो नेताओं थे ना वो अहिंसक रूप से ना वो लोग ना जंगल सत्याग्रह करने का आयोजन किया था। और जंगल सत्याग्रह जब कर रहे थे ना तब अंग्रेजों ने ना ये जो निहत्थे जो कार्यकर्ता थे ना इस पर ना लाठी चार्ज कर दिया और कई लोगों को ना गोली से मार दिया, जिसमें ना रामाधीन जो व्यक्ति थे ना उसकी मृत्यु हो गई था। ठीक है, तो 1939 में ना जंगल सत्याग्रह में जो शहीद हुआ था ना वो सबसे पहला जो नाम आता है वो रामाधीन का आता है। ये आप लोगों को याद रखना है, इतनी सी बातें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 102 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित भक्ति संतों ने जाति प्रथा की पुरानी व्यवस्था तोड़कर सामाजिक सद्भावना स्थापित किया। तो आपको बताना है कौन कौन ने ये जो ना सामाजिक व्यवस्था को तोड़कर ना सामाजिक जो सद्भावना है उसका स्थापना किया, आपको बताना है। ए गुरु नानक, बी कबीर, सी ज्ञानेश्वर और डी तुलसीदास। सही उत्तर चुनिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 102 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए, बी एवं सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित भक्ति संतों ने जाति प्रथा की पुरानी व्यवस्था को तोड़कर सामाजिक सद्भावना स्थापना किया। तो सामाजिक सद्भावना का जो स्थापना किया ना वो सबसे पहला गुरु नानक जी थे, उसके अलावा कबीर भी थे और उसके अलावा ज्ञानेश्वर भी थे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो थे ना वो जाति प्रथा की जो पुरानी व्यवस्था था ना उसे तोड़कर सामाजिक सद्भावना का विकास किया। ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके अंतर्गत ना तुलसीदास जी है ना वो नहीं आता, ये भी आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 102 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 103 को ध्यान से पढ़िए। मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, मुगल प्रशासन केंद्रीकरण निरंकुशवाद पर आधारित था। ऑप्शन बी, इसकी रूपरेखा इस्लामी कानूनों के अनुसार बनाई गई थी। ऑप्शन सी, केंद्र द्वारा प्रांतों सूबों पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया था। या ऑप्शन डी, प्रशासन में मनसबदारों की अहम भूमिका थी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 103 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी रूपरेखा इस्लामी कानूनों के अनुसार बनाई गई थी, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोला है जी। तो असत्य जो कथन है, जो गलत है ना, वो ऑप्शन नंबर बी केवल गलत हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसकी रूपरेखा इस्लामी कानूनों के अनुसार बनाई गई थी, गलत हो जाएगा, और यही करेक्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 103 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 104 को ध्यान से पढ़िए। सुमेलित कीजिए मराठा सरदार एवं कंपनी की गई संधियां। तो आप लोगों को ना ये जो सूची 1 में सरदार दिया है और सूची 2 में संधियां दिया है, तो आपस में सुमेलित करना है, ठीक है, मतलब मिलाना है। ए को पढ़ो, रघुजी भोसले प्रथम, बी दौलत राव सिंधिया, सी यशवंत राव होलकर और डी बाजीराव द्वितीय। उसके अलावा पहला बेसिन की संधि, दूसरा देवगांव की संधि, तीसरा सुरजी अंजनगांव की संधि और चौथा राजपुर घाट की संधि। तो क्या इसका आंसर है आपको बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 104 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सुमेलित कीजिए, मतलब आप लोगों को ना सूची 1 में सरदार जो दिया था उसको और सूची 2 में ना संधि जो दिया था उसको आपस में सुमेलित करना था, मतलब मिलाना था। तो सबसे पहले ए को देखो, रघुजी भोसले प्रथम। तो रघुजी भोसले प्रथम का जो है ना वो देवगांव की संधि किया था, ठीक है। तो रघुजी भोसले प्रथम ने क्या किया था, देवगांव की संधि किया था, यह आप लोगों को याद रखना है। दूसरा देखो दौलत राव सिंधिया। तो दौलत राव सिंधिया जो है ना वो आप लोगों का सुरजी अंजनगांव की संधि के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा को देखो यशवंत राव होलकर। तो यशवंत राव होलकर जी जो है ना वो राजपुर घाट की संधि के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके अलावा डी को देखो बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय जो है ना वो बेसिन की संधि किया था। क्या? तो बाजीराव द्वितीय जो है वो बेसिन की संधि किया था। इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 104 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 105 को ध्यान से पढ़िए। मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत के वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रेरित था। ऑप्शन बी, मुस्लिम शासनकाल में हिंदू धर्म पर हुए इस्लाम के अतिक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। ऑप्शन सी, यह दो शाखाओं निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में प्रकट हुआ। या ऑप्शन डी, इसका परिणाम क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य के विकास के रूप में हुआ। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 105 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम शासन काल में हिंदू धर्म पर हुए इस्लाम के अतिक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में उसका प्रादुर्भाव हुआ, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मध्यकाल भारत में भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोला है जी, गलत है बोला है। तो जो गलत होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। मुस्लिम शासन काल में ना हिंदू धर्म में हुए इस्लाम के अतिक्रमण की प्रक्रिया के रूप में ना इनका प्रादुर्भाव हुआ जो बोला है ना वो गलत हो जाएगा और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 106 को ध्यान से पढ़िए। हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए, चिनाब नदी, ऑप्शन बी, झेलम नदी, ऑप्शन सी, रावी नदी या ऑप्शन डी, सिंधु नदी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 106 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? तो हिमालय में जो सबसे गहरी गर्त जो नदी बनाती है ना वो सिंधु नदी बनाती है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सबसे गहरी गर्त का मतलब होता है ना कि जो एक दूर से जो गिरता है पानी ना ऊपर से ना, तो नीचे जब गिरता है तो आप लोगों को पता होगा ना कि जहाँ पास गिरता है वहाँ पास गड्ढा हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा खाई के रूप में बन जाता है ना। तो सबसे बड़ा जो गर्त बनाता है, जो खाई बनाता है ना वो सिंधु नदी है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो प्रश्न क्रमांक 106 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं विस्तार पूर्वक। चलिए प्रश्न क्रमांक 107 को ध्यान से पढ़िए। भारत एक गणराज्य है क्योंकि ए, यह प्रजातांत्रिक सरकार है, बी, यहाँ संसदीय प्रणाली की सरकार है, सी, यहाँ कोई पद वंशानुगत नहीं है, डी, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ई, राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 107 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर C, D, E करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत एक गणराज्य है क्योंकि, तो भारत एक गणराज्य है ना क्योंकि देखो ऑप्शन सी को, यहाँ कोई पद वंशानुगत नहीं है। तो भारत में कोई भी ऐसा पद नहीं है जो वंशानुगत हो, मतलब है ना एक पिता के बाद ना उसका जो पद है उसको बच्चों को मिल जाए, तो ऐसा कोई भी पद नहीं है। ठीक है। उसके अलावा डी को देखो, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो होता है, आप लोगों को पता होगा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ई को पढ़ो, राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, आप लोगों को पता होगा। तो इसके वजह से भारत एक गणराज्य है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 107 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 108 को ध्यान से पढ़िए। मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ है? ऑप्शन ए मुंगेली, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी जांजगीर चांपा या ऑप्शन डी बिलासपुर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 108 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ है? तो मैग्नीज का ना सबसे अधिकतम निक्षेप मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो मैग्नीज पाया जाता है ना वो बिलासपुर ज़िले में पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 108 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 109 को ध्यान से पढ़िए। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार की शक्तियां हैं? तो आपको बताना है ये ABCD तीनों में ना कौन कौन सा ना मौलिक अधिकार की जो शक्तियां है सर्वोच्च न्यायालय के पास, ये बताना है। ए को पढ़ो, आदेश जारी करना, बी निर्देश जारी करना, सी लेख जारी करना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी ABC या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 109 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ABC करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की शक्तियां हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं ना वो आदेश जारी कर सकता है, दूसरा निर्देश भी जारी कर सकता है और तीसरा लेख भी जारी कर सकता है। तो मौलिक जो अधिकार है ना उसको प्रवर्तित मतलब उसको बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए ना वो आदेश जारी कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है और लेख ना जारी कर सकता है। इन तीनों के प्रकार के ना जो शक्तियां है ना वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 110 को ध्यान से पढ़िए। भक्ति आंदोलन और सूफीवादी के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी ए और बी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 110 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ए और बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम संस्कृति समागम हुआ? तो भक्ति आंदोलन और सूफीवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप ना जो हिंदू मुस्लिम की जो संस्कृति में समागम हुआ ना वो संगीत के क्षेत्र में भी हुआ और साहित्य के क्षेत्र में भी हुआ था। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 110 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 111 को ध्यान से पढ़िए। धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि का उदाहरण है। ऑप्शन ए सामाजिक मूल्यों के, ऑप्शन बी सामाजिक संस्थाओं के, ऑप्शन सी सामाजिक मानकों के, ऑप्शन डी समाज के सामाजिक खंडिया खंड के रूप में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 111 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संस्थाओं के रूप में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि का उदाहरण है। तो ये जो धर्म, विवाह, परिवार और जाति का जो उदाहरण है ना वो सामाजिक संस्था के रूप में ना इसका उदाहरण है। ठीक है। क्योंकि सामाजिक संस्था के रूप में हम लोग धर्म को मानते हैं, विवाह को मानते हैं, परिवार और जाति को मानते हैं ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 111 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं सेम इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 112 को ध्यान से पढ़िए। भारत में लिंग तथा विकास पर परिप्रेक्ष्यों की सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए कल्याण सशक्तिकरण विकास, ऑप्शन बी सशक्तिकरण विकास कल्याण, ऑप्शन सी विकास कल्याण सशक्तिकरण या ऑप्शन डी कल्याण विकास सशक्तिकरण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 112 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कल्याण, विकास, सशक्तिकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में लिंग तथा विकास पर परिप्रेक्ष्यों का सही अनुक्रम है। तो भारत में जो लिंग और विकास की जो परिप्रेक्ष्य में जो सही अनुक्रम होगा ना वो सबसे पहले कल्याण होगा, फिर विकास होगा और लास्ट में सशक्तिकरण होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 112 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। फिर से आप लोगों के लिए कोड प्रश्न आ गया। चलिए प्रश्न क्रमांक 113 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शासक गुप्त वंश के थे। मतलब ये आप लोगों को ना 4 राजाओं के नाम दिए हैं गुप्त वंश के, और इन 4 राजाओं के नाम को पढ़ना है और आप लोगों को ना काल क्रम को निर्धारित करना है कि पहला कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करना है। ठीक है, सबसे पहला ए को पढ़ो समुद्रगुप्त, बी रामगुप्त, सी श्रीगुप्त और डी स्कंदगुप्त। इनका कालक्रम निर्धारित कीजिए। मैंने आप लोग को बताया था ना कि कालक्रम की टाइप से आप लोगों को पढ़ना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 113 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें लिखित शासक गुप्त वंश के थे। तो 4 शासकों का आप लोगों को नाम दिया था और चारों शासक के जो कालक्रम है ना उसको आप लोगों को जमाना था, कौन है, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, ऐसे। तो केवल आप लोग अगर कि एक व्यक्ति का नाम जानते हैं ना तो ईजी सी बन जाता। कैसे? तो सबसे पहला गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे आप लोग ये बताओ। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त था। कौन? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। तो श्रीगुप्त कौन से नंबर पे है? सी नंबर पे है। सी वाला कौन सा है? पहला पे ही सी है, उसके अलावा कहीं पर और है क्या? देखो इसमें नहीं है ना। तो एक को जानते तो सारे आंसर इजीली आप लोगों का बन जाता इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला कौन आएगा? श्रीगुप्त सबसे पहले आया था, उसके बाद दूसरा में समुद्रगुप्त आया था, तीसरा में रामगुप्त आया था और चौथा में स्कंदगुप्त आया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 113 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 114 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ऑप्शन बी सभी ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ऑप्शन सी चंद्रमा सौर मंडल का एक ग्रह है या ऑप्शन डी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 114 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा कथन सत्य है बोला है, सही बोला है जी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही केवल करेक्ट हो जाएगा। सभी जो ग्रह है ना वो सूर्य का परिक्रमा करता है। जितने भी 8 ग्रह है, 9 ग्रह जो आप लोग मानते हो ना, पहले 9 ग्रह था, फिर अभी वर्तमान में 8 ग्रह हो गया है। तो 8 के 8 जो ग्रह है ना वो किसका परिक्रमा करता है? तो वो सूर्य का परिक्रमा करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 114 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 115 को ध्यान से पढ़िए। सुमेलित कीजिए मुगल कालीन लेख एवं रचनाएं जो दिया है ना, सूची 1 में लेख दिया है, सूची 2 में रचना दिया है, तो आपस में मिलाना है। ठीक है, सबसे पहले ए को पढ़ो मुल्ला दाऊद, बी मुतमाद खां, सी हाफी खां और डी भीमसेन। उसके अलावा पहला तारिक ए अल्फी, दूसरा नुस्खा ए दिलकुश, तीसरा इकबालनामा, चौथा मुंतखाबुल लुबाब। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है सही उत्तर में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 115 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सूची 1 में लेखक दिया और सूची 2 में उसकी रचना दी है, दोनों को ना आपस में सुमेलित करना था। तो सबसे पहला ए को पढ़ो मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद जो है ना वो तारीख ए अल्फी लिखा था। क्या? तो मुल्ला दाऊद जो है ना वो तारीख ए अल्फी लिखा था, ये आप लोगों को याद रखना है। बी को पढ़ो मुतमाद खां जो है ना वो आप लोगों का क्या इकबालनामा लिखा था। क्या? तो मुतमाद जो खां है ना वो इकबालनामा लिखा था, ये याद रखना है। उसके अलावा सी को पढ़ो खाफी खां। तो खाफी खां जो है ना वो मुंतखबुल लुबाब लिखा था। क्या? तो मुंतखबुल लुबाब जो है ना वो लिखा था खाफी खां जो है वो। और लास्ट में भीमसेन जो है ना उन्होंने क्या लिखा था? तो नुस्खा ए दिलखुश लिखा था। क्या? तो नुस्खा ए दिलखुश जो है ना वो भीमसेन ने लिखा था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 115 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 116 को ध्यान से पढ़िए।
निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गरीबी रेखा, ऑप्शन बी डेप्रीवेशन इंडेक्स, ऑप्शन सी जीवन की मूलभूत आवश्यकता या ऑप्शन डी मटेरियल डिप्रीवेशन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 116 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी डिप्रीवेशन इंडेक्स करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? तो पूर्ण गरीबी से जो संबंधित नहीं है ना वो डिप्रीवेशन इंडेक्स जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 116 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 117 को ध्यान से पढ़िए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए कक्षोत्तरित के लिए, ऑप्शन बी बच्चों के सीखने में मदद के लिए, ऑप्शन सी रिपोर्ट कार्ड बनाने हेतु या ऑप्शन डी पूर्णता प्रमाण पत्र देने हेतु। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 117 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बच्चों के सीखने में मदद के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब जो कंटिन्यू जो मूल्यांकन किया जाता है, जो टेस्ट लिया जाता है ना वो बच्चों के सीखने में मदद के लिए लिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 117 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 118 को ध्यान से पढ़िए। बस्तर के धड़वा शिल्प में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए पीपल एवं कांस, ऑप्शन बी लोहा एवं शीशा, ऑप्शन सी पीपल एवं जस्ता या ऑप्शन डी लकड़ी एवं बांस। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 118 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है पीतल एवं कांसा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बस्तर के घड़वा शिल्प निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग होता है? तो बस्तर में ये जो घड़वा शिल्प जो बनता है ना वो घड़वा शिल्प पीतल एवं कांसा के ना मिक्स के बनता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 118 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 119 को ध्यान से पढ़िए। यदि किसी कक्षा के अधिकांश बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो एक ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रश्नों के उत्तर श्याम पट पर लिख देना चाहिए, ऑप्शन बी एक्स्ट्रा क्लास लगाना चाहिए, ऑप्शन सी अपने शिक्षण विधि में बदलाव करना चाहिए या ऑप्शन डी बच्चों के अभिभावकों से शिकायत करना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 119 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अपने शिक्षण विधि में बदलाव करना चाहिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि किसी कक्षा में अधिकांश बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अगर बच्चे ना सीख नहीं पा रहे हैं तो क्या क्यों नहीं सीख पा रहे ये जानना पड़ेगा ना, और जान लेंगे ना तो अपनी जो शिक्षण विधि है पढ़ाने का तरीका है उसमें बदलाव ही ना करोगे। जी हाँ, ये अपनी एक शिक्षक होने के नाते। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 119 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किस स्थान पर जूट उद्योग स्थित नहीं है? ऑप्शन ए रानीगंज, ऑप्शन बी टीटागढ़, ऑप्शन सी बिलासपुर या ऑप्शन डी बांसबेरिया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 120 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है रानीगंज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से किस स्थान पर जूट उद्योग स्थित नहीं है बोला है जी। तो जूट उद्योग जो स्थित नहीं है ना वो रानीगंज जो क्षेत्र है वो करेक्ट हो जाएगा। तो रानीगंज जो है ना वो रानीगंज जो है वो कोयला खनन के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 120 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। और आज का ये जो क्लास है ना उसमें केवल आप लोगों का 30 प्रश्न कराया हूँ, और 30 प्रश्न जो रहेगा ना वो आप लोगों का ना 8वां क्लास जब लाऊंगा ना तब इसका बचे हुए क्लास को कराऊंगा। जो 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वर्ग 2 का जो सामाजिक विज्ञान का, तो उसका ना नेक्स्ट क्लास लाऊंगा तो उसमें भी आप लोगों का ले लूँगा। ठीक है।